Let me explain the next questions that is which is given on page number 18. पेज नंबर 18 पे प्रीवियस क्लासेस में तकरीबन 2 क्वेश्चंस को हमने खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक न्यूमेरिकल्स है। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। टू मेक ए saturated solution saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Find its concentration at this temperature. This is our questions. एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर तो हम लोग सूरत स्टेशन पे भी जाके इसे सोल्व कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन है कि तकरीबन वाटर का तापमान 293 केल्विन था, तो 100 ग्राम पानी में हमने 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को मिलाया है। किस लिए? ताकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इसका। याद है आपको कुछ फार्मूला? सबसे पहले तो सॉल्यूशन में कि गिवन में कि क्या दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पता लगाना है तो सबसे पहले सॉल्यूट का पता होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ इज इक्वल टू 36 ग्राम, तकरीबन 36 ग्राम दिया हुआ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी में मिलाया गया है। यानी कि सॉल्यूशन का कोई मास है ही नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है सॉल्यूशन के बारे में, निकालना पड़ेगा। लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, तकरीबन 100 ग्राम। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकलेगा? उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, CONC का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो लिखेंगे मास ऑफ किसका किसका, तो सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, दोनों को मास को ऐड करेंगे तो हमें जो एक नया मास मिलेगा दैट इज द सॉल्यूशन का मास है वो। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलिए? सॉल्यूट कितना दिया था जी? 36 ग्राम, ठीक है, प्लस ये सॉल्वेंट कितना था, तो 100 ग्राम। तो 36 और 100 को जोड़ेंगे तो 136 ग्राम, ये हमें सॉल्यूशन का मास मिला है। अब कंसंट्रेशन ऑफ फार्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो कॉन्क ऑफ SOL मींस सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस सॉल्यूशन का मास इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बोलिए? 36 ग्राम।
36/136 इंटू 100, ये कटेगा 18 से 136 जाएगा या नहीं? 40 48, नहीं ये तो नहीं जाएगा, शायद 3 से कुछ हो सकता है। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 12 या 36, और ये 4 बार में नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कट सकता, क्योंकि 12 ना हो जाएगा जी, फिर 1 आएगा, फिर 16, तो 3 से 16 कहाँ कटता है? 3 × 5 तो 15 होता है, ये नहीं कटने वाला भाई। 2 से बाकी कट सकता है ये। 18 टाइम्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 68 बार में। फिर से कटेगा, ये 9 हो जाएंगे, और ये 2 × 3 = 6, और ये 2 × 4 = 8, 34 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 900/34 ग्राम। चलो 34 से 900 में भागा तो जो आएगा वही डेसिमल में हमारा आंसर हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। इट मीन्स ग्राम नहीं, परसेंटेज। 00 नो पर, तो 34 × 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 34 × 3 4 × 12, 3 × 9 1, नहीं 2 बार में ही लगेगा। 68, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, और ये 0। 34 × 5 5 × 20, 2 5 × 15 2 17, एक और बढ़ाओ 6 बार में 24, बाकी में 2 4 × 18 2 20। अरे ऐसे कैसे? 24 2 4 × 18 2 20 हो गए यहाँ पे, नहीं 204, हाँ 6 टाइम ही जाएंगे। 204, उसमें से 4 गया 6, और एक खत्म हो गया, डेसिमल आया 0 आया। 4 बार में 34 × 4, 4 × 4 = 16, बाकी 1 4 × 3 = 12 13, 136। तो तकरीबन 26.4% ये हमारा आंसर है। चलो खत्म हो गया जी। 26.4% हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आया है। चलो लिख लिया, मिटाएं। Have you written this? Can I erase it? लिख लिए थे ना? सो नाउ पेज नंबर 18 पे जितना क्वेश्चंस था खत्म होते हैं।
एक्सक्यूज मी, लगता है मन खराब हो गया पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों का। आई एम गुड नाउ। There are the 3 questions and 2 more questions which is given on page number 24. Question number 1 है, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points. Boiling points. Is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other, which are miscible with each other. This is our questions. ये हमारा क्वेश्चंस है। क्या लगता है आपसे बन जाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है हमारा, एक मिक्सचर दिया हुआ है जो 2 मिक्सिबल लिक्विड्स के मिलन से बना है वो मिक्सचर, और मिक्सचर के रूप में कौन कौन से सब्सटेंसेस लिया गया मिक्सचर बनाने के लिए? तो केरोसिन और पेट्रोल। केरोसिन और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट्स अलग है। केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा है और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो पेट्रोल जो है वो वेपर बन के पहले उड़ेगा और केरोसिन वेपर बन के पीछे उड़ेगा। कितना एग्जैक्ट केरोसिन और पेट्रोल का ये नहीं पता हमें भी, और ना यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन 25 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है केरोसिन और पेट्रोल के। कैसे अलग करेंगे इसे? तो मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है। यहां तक कि हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बड़े को क्यों बुलाना जब छोटे से काम हो सकता है? तो राइट, इसीलिए छोटे मेथड सिंपल डिस्टिलेशन के प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? सो वी विल डिफाइन हियर, वी कैन सेपरेट, आप चाहें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने अभी भी बताया कि जब डिस्टिलेशन से हो ही सकता है तो फिर वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 miscible liquids such as kerosene, SCE, kerosene and petrol by distillation as they have different boiling points.
and their difference is 25 degrees Celsius. So petrol will form vapor, and after passing through the water condenser, we collect the petrol separately, followed by kerosene. फॉलोड बाई केरोसिन कहने का मतलब हुआ कि पहले पेट्रोल को हम लोग वेपर बना के उड़ाएंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क में होगा ऐसा, वाटर कंडेंसर से गुजरेगी तो वो लिक्विड बनेगा, एक बीकर में कलेक्ट करेंगे, पेट्रोल को हटाएंगे और उसके बाद केरोसिन को हम लोग ऐसे ही उड़ाएंगे, कूल करेंगे और फिर हम लोग केरोसिन प्राप्त कर लेंगे। चलो खत्म हो गया जी। इज इट क्लियर? तो केरोसिन पेट्रोल को कैसे अलग करेंगे सबको पता चल गया। देखिए केरोसिन पेट्रोल जो है वो पहले बॉयल करेंगे और केरोसिन पीछे बॉयल करेगा। तो जब दोनों को मिक्सर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखेंगे तो पेट्रोल पहले वेपर बन के उड़ेगा और जब वाटर कंडेंसर से गुजरेगी तो वो ठंडा हो जाएगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने लगेगा, क्योंकि नाम में है वाटर कंडेंसर, उसमें तो ठंडा पानी रहता है और वेपर जो है वो हॉट है, तो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंसेशन होने लगेगा ना जी। फिर बारिश के बूंदे की तरह टपक टपक के फिर एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे हम लोग पेट्रोल को, उसके बाद हम लोग केरोसिन को वेपर बनाएंगे, फिर ठंडे पानी के रास्ते से जब गुजरेगा तो फिर केरोसिन भी पानी की बूंदे की तरह बन करके हम लोग दूसरे बीकर में, नए बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने केरोसिन और पेट्रोल जो कि मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर था दोनों को अलग कर दिया। चलिए ये खत्म होते हैं, इसको लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? लिख लिया? मिटा दें जी? क्लीन करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट अस सी। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, नेम द टेक्निक टू सेपरेट
पहला में बटर फ्रॉम कर्ड, दूसरा है साल्ट फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम साल्ट, क्वेश्चंस क्या है सबको पता चल गया। आपको बताना यह है कि जो निम्नलिखित दिया गया है उसको अलग करने के लिए कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड का उपयोग होता है। जैसे सबसे पहला का नाम है बटर को कर्ड से, दही से अलग करने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है साल्ट को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किस मेथड का उपयोग होता है। तीसरा है कैम्फर, कपूर को हम लोग साल्ट से अलग करेंगे तो कौन सा प्रक्रिया इस्तेमाल होगा। है इतना क्यों सोचता है, बहुत आसान आंसर है। पहला हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर बटर को दही से अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। दूसरा नमक को समुद्र के पानी से अलग करना है तो डिस्टिलेशन प्रक्रिया करते हैं हम लोग। इवेपोरेशन भी आप करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं ना करना है, बहुत ज्यादा करना है ताकि मार्केट में सेल किया जा सके, तो वो है डिस्टिलेशन। एंड द थर्ड वन दैट इज द कपूर को साल्ट से अलग करना है तो सब्लिमेशन का प्रक्रिया होगा, है कि नहीं। यू जस्ट वांट्स टू आस्क मी हाउ वी नो द आंसर। आप पूछना चाहते हैं कि सर आपको कैसे पता आंसर। बहुत आसान है इसके पीछे का रीजन। देखिए कपूर जो है वो सब्लिमेशन का प्रक्रिया करता है। कपूर को जब आप हीट कीजिएगा तो लिक्विड नहीं बनेगा, सीधे गैस बन जाएगा। और नमक तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सब्लिमेशन प्रक्रिया के थ्रू कपूर को हम लोग यानी कि इंग्लिश में कैम्फर को अलग कर लेंगे और साल्ट जो है वो चाइना डिश में ही रह जाएगा। तो तीसरा में सब्लिमेशन प्रक्रिया से अलग कर। साल्ट को समुद्र के पानी से अलग करना है तो डिस्टिलेशन प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि डिस्टिलेशन क्या होता है, तो यह एक ऐसा मेथड है जिसमें साल्ट जो है वो नीचे सोलूट के रूप में रह जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और जो पानी है वो उड़ जाएगा और कंडेंसेशन वाटर कंडेंसर से जब गुजरेगी पानी तो वो ठंडा बन करके अलग कंटेनर में जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, जिसको पिया भी जा सकता है। इज इट क्लियर? पहला है हमने तेरे को पढ़ाया था कि क्रीम को निकालना है दूध से, मिल्क से, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया को उपयोग करते हैं। तो वैसे ही बटर भी, मक्खन भी दही से अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इसको भी बहुत स्पीड से घुमाएंगे दही को। देखते हो जो बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं वगैरह ये सब रहते हैं, या फिर वो क्या करते हैं हांडी में, जैसे गांव देहात में ऐसा होता है अक्सर, समझे, क्योंकि शहर में तो मशीन का जमाना है भाई, तो ये सब तो कम ही देखने को मिलेगा ना। तो गांव में क्या होता है, हांडी में ऐसे जो दादी माँ होती है वो इस प्रकार से बार बार दही को इस प्रकार से घुमाते हैं, हाथों से रोटेट करते हैं। फिर जो क्रीम है वो साइड में हो जाता है और दही जो है वो नीचे बैठ करके रह जाता है। तो इस तरह से, और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया क्या है, ये मशीन जो है वो उस दही को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और यहाँ पे आदमी ने हाथों से रोटेट किया। बस यही अंतर है कि नहीं? क्लियर? तो पढ़ाई लिखाई किस लिए होता है? ताकि मशीनों को, उपकरणों को, चीजों को पहचानना और उपयोग करना सीख लें और जान लें। इज इट क्लियर नाउ? लिखा मिटाएं। Let's move on to the next. Move on to the next. Okay. ठीक।
इसी पेज पे ही उसी रास्ते पे मिलेंगे जहां बहुत सारे। तीसरा क्वेश्चन सभी बाकी है, इसलिए चिंता की कोई बात है नहीं, फिर से नहीं लिखेंगे। What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? Okay, write down. Now starts writing. What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? क्वेश्चन है हमारा कि हम लोग किस प्रकार के मिक्सर को अलग कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। तो याद है आपको, हमने कॉपर सल्फेट को अलग किया था फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट। तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड से वैसे इम्प्योर सैंपल को अलग करते हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज जो प्रेजेंट है, जैसे गिवन सैंपल के रूप में कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, ठीक। तो उसमें जो कुछ भी इम्प्यूरिटीज है वो कम सोलूबल है वाटर में, और जो ये कॉपर सल्फेट है वो मोर सोलूबल इन वाटर है, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वी कैन सेपरेट the impure given sample as a pure sample by crystallization। शर्त ये है but an impure substances are less soluble in water। Clear now? For example, we can obtain a pure copper sulfate from an impure copper sulfate। ठीक है, सिर्फ भाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स पूछा था आपसे कि किस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के मदद से अलग कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा दिया आंसर आपको, है कि नहीं। अब और लिखोगे तो पूरा का पूरा मेथड ही लिखना पड़ेगा। तो मेथड तो पूछा नहीं है कि कैसे होता है, सिर्फ पूछा है कि किस प्रकार के, तो ये आंसर खत्म होते हैं। क्लियर ना हो? चलो लिख लिया, मिटाएं जी।
टोटल 3 क्वेश्चंस पेज नंबर 24 पे इसी के साथ खत्म होता है। इसी पेज पे 2 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज। The following as chemical or physical change। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 गो अलग तरह के चेंजेस का नाम दिया हुआ है, जिसमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है क्या ये केमिकल चेंज होगा या फिर फिजिकल चेंज होगा। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स राइट द नेम्स। द फर्स्ट वन हियर गिवन दैट कटिंग ऑफ ट्री, दूसरा है मेल्टिंग ऑफ वाटर इन ए पैन, मेल्टिंग ऑफ वाटर इन ए पैन, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, boiling of water to form a steam, passing of electric current, through water, and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, into hydrogen and oxygen gases। क्लियर? 3 और दिया हुआ है, यहां से लिखना चाहूंगा, आप इसके नीचे ही लगातार लिखते चले जाइए, मैं तो स्पेस बचाने के लिए यहां से शुरू कर रहा है। डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, common salt and water, making a fruit salad with raw fruits, making a fruit salad, salad from raw fruit। क्लियर? फ्रूट्स। लास्ट दिया हुआ बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ऑफ पेपर एंड वुड। दिस इज आवर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है हमारा टोटल 2 2 4 5 5 3 8 तरह के चेंजेस का नाम दिया हुआ है। आपको केवल और केवल बताना है कि कौन फिजिकल चेंज है और कौन केमिकल चेंज का एग्जांपल्स है। यहां पे एक आंसर लिखिए और एक तरफ फिजिकल चेंज लिख लो,
और दूसरे तरफ केमिकल चेंज लिख लो। मैं यहाँ पे पहले केमिकल चेंज लिखना पसंद करूंगा, केमिकल चेंज, उसके बाद फिजिकल चेंज लिखते हैं। मेरी मर्जी है, आप चाहें तो फिजिकल चेंज पहले भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है तो। लेकिन माई क्लास माई रूल, सो यू मस्ट मेंशन द फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल चेंज। इज इट क्लियर नाउ? केमिकल चेंज पहले बना लिया, ठीक है। सेपरेट कीजिए कटिंग ऑफ ट्रीज, फिजिकल है या केमिकल? मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कटिंग ऑफ ट्रीज केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, और क्या? बॉइलिंग ऑफ स्टीम टू फॉर्म, नहीं ये नहीं हो सकता, ये है तीसरा केमिकल, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, into hydrogen and oxygen। यहीं पे नहीं हो सकता, नीचे लिखिए गैसेस। क्लियर है जी? इसमें से खोजे डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट, ये नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये है केमिकल चेंज। नेक्स्ट लिख लीजिए नंबर 4, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। फिजिकल में क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ वाटर इन ए पैन, मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, ठीक। ये हो गया बॉइलिंग, हाँ ये होगा फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये तो हो गया डिसॉल्विंग, ये भी फिजिकल है। डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट एंड वाटर, मेकिंग फ्रूट सलाद, ये फिजिकल चेंज है। मेकिंग फ्रूट सलाद फ्रॉम रॉ फ्रूट्स, फ्रॉम रॉ फ्रूट्स। हाँ चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए। ये टोटल आंसर्स है। यू नीड टू डू इट फास्टली। ये आंसर्स है। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? कोई ये नहीं ना पूछ रहा कि सर ये फिजिकल चेंज कैसे, वो केमिकल चेंज कैसे, सब कुछ तो बताए हुए हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज केमिकल चेंज इसलिए क्योंकि एक बार काट दिए खत्म हो गया कहानी, समझे? शॉर्टकट ट्रिक ये है फिजिकल और केमिकल का पहचानने का कि केमिकल चेंज एक बार हो गया
तो हमेशा के लिए हो जाते हैं, समझे? ये इरिवर्सिबल है, लेकिन ये नियम हर एक बार काम नहीं करता है, ठीक? ये भी याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं पेजेस को फाड़ दिया तो ये केमिकल है या फिजिकल है? तो आप कहिएगा कि सर ये तो केमिकल है, लेकिन केमिस्ट्री क्या कहता है कि ये फिजिकल चेंज है। भले पेज को कितना भी टुकड़ों में क्यों ना बांट दीजिए, क्योंकि हमने उसका आकार ना बदला है। अभी भी टुकड़े करने के बाद ही पूछूंगा कि वो पेज है कि नहीं, तो आप क्या बोलिएगा? वो पेज ही कहिएगा ना। वो अलग बात है कि छोटा है तो बोला है कि पेज का टुकड़ा है सर, नहीं। लेकिन जब ट्री को काटते हैं तो उसका पूरा संरचना ही बदल जाता है, इसीलिए स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाते हैं, इसीलिए ये केमिकल है। रस्टिंग ऑफ, लोहे में जंग लग गया, अब ये खराब हो गया, तो ये केमिकल चेंज है। आप जंग छुड़ा करके ठीक नहीं कर सकते, अब केमिकल प्रोसेसेस होंगे इसके साथ, तभी ये ठीक हो सकता है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाइएगा तो वाटर जो है वो टूट जाएगा, टूट करके हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2, तो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन है। दोनों पार्ट्स बिखर जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक? विच इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। 10th में पढ़ना है ये, ठीक? बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अब पेपर को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, तो नया प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है तो वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि अगर दो वस्तुएं आपस में मिलती है और एक नया वस्तु का निर्माण करता है तो वो केमिकल चेंज है, अगर नया वस्तु का निर्माण नहीं किया तो वो फिजिकल चेंज है। इज इट क्लियर नाउ? कि इसको फाड़ दिया तो क्या नया वस्तु बना? नहीं कुछ बना, राइट? इसीलिए वो फिजिकल चेंज है। लेकिन जला डाला पेज को हमने, लकड़ी को, तो वो क्या है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हमें नया वस्तु क्या मिला? राख मिला ना जी, और तो और हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, तो ये नई वस्तुएं मिली, ठीक है? तोहफा के रूप में राख मिला है, राख को संभाल कर रखना भाई। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। बटर, मक्खन पिघल गया तवे पर तो वो वापस से ठीक हो सकता है ना? नया क्या बना? कुछ भी नहीं बना। ये लिक्विड बटर है पिघलने के बाद, और वो सॉलिड बटर था, नया क्या है? कुछ नहीं, अभी भी बटर, वो भी बटर, ठीक? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। पानी लिक्विड है लेकिन स्टीम बना डाला, वेपर बना डाला, तो अभी भी तो वो वाटर ही है, लेकिन वो वाटर वेपर कहलाएंगे, ठीक है? लेकिन नया सब्सटेंस क्या बना? कुछ भी नहीं बना। क्लियर? सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है लेकिन नया नहीं ना बना। और इस स्टीम को अगर कंडेंसेशन करेंगे तो वापस से लिक्विड मिल जाएगी हमें, इसीलिए ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन पेपर को जलाया है, वो वापस से पेपर बनेगा जी? नहीं बनेगा। क्लियर ना हो? कॉमन साल्ट यानी कि खाने वाला, आई डोंट नो भाई, दिस साइड देयर इज सम पेन, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, just because I'm teaching continuously. कॉमन साल्ट NaCl, उसको पानी में घोर डाला, सॉल्यूशंस बना दिया, तो वो फिजिकल चेंज कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को अलग किया जा सकता है ना, इवेपोरेशन प्रक्रिया है उसके लिए। इससे भी नहीं काम चला तो फिर डिस्टिलेशन प्रक्रिया निकालेंगे, और फिर सबसे बड़ा खतरनाक वाला, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द नेक्स्ट वन, मेकिंग फ्रूट्स। ऑफ रॉ फ्रूट्स को आप सलाद बना रहे हो, चाहे काट के या बिना काट के, तो भी वो फिजिकल चेंज ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फल को काट दिए तो वो केमिकल चेंज नहीं कहलाता, वो फिजिकल चेंज ही कहलाएंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई संरचना नहीं ना बदला। काटने के बाद भी तो आप फल ही कहोगे उसे ना, राइट? सेब का एक पीस काट के मैं आपको दे दूंगा, पूछूंगा कि क्या है, कहिएगा सेब है सर, क्या बोलता है, ठीक? चलिए ये खत्म होता है, इसे लिख लीजिए। अब चलते हैं भाई, अब थक गए, अब अगले क्लास में होगा, ठीक? जो होना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन।
एक क्वेश्चन और था नहीं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर्स का एक ही क्वेश्चन बच रहा था, फिर हम लोग एक्सरसाइज में मूव करते ना, अगर ये हो जाता तो चल 11 क्वेश्चन है। डोंट वरी, वी विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लासेस। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।